10,000 पट्टे वितरण, 25,000 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, 7,000 भवन निर्माण स्वीकृतियां, 4,000 उप विभाजन के अलावा आपसी सहमति से 5,000 तकास्मा भी करवाए गए हैं। भाई वाह, इतना कम? इतना ही नहीं, 5,000 लेआउट प्लान और लगभग 6,000 नाम हस्तांतरण जारी करके जिससे नगरीय निकायों को 632 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त किया है। हाँ, पर इससे आम आदमी को क्या फायदा है? अरे भाई, इससे फायदा तो आम आदमी को ही होगा ना। भाई वो कैसे? भाई वो ऐसे कि पट्टे मिलने से मकानों की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं और बेचना हो तो बेचान के पेटे भूमि का अच्छा मूल्य भी प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही स्थानीय निकायों की आय होगी तो हमारे शहरों में साफ सफाई, नालियां, सड़कें, पुल निर्माण जैसे आधारभूत कार्य सुचारू रूप से करवाए जा सकते हैं। भाई अब तो राज्य सरकार ने इन शिविरों की सफलता को देखते हुए प्रशासन शहरों के संग फॉलोअप अभियान 30 जून 2013 तक बढ़ा भी दिया। अरे वाह भाई, मान गए। राजस्थान सरकार ही सही मायने में आम जन की सरकार है। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। हो चौबे जी, पानी का इंतजाम कर रहे हो? पानी की बड़ी किल्लत है। सरकार इस समस्या का हल क्यों नहीं ढूंढती? सरकार और जेडीए पानी की कमी को दूर करने के लिए दूरगामी उपाय कर रही है। वो कैसे? 300 वर्ग गज या इससे बड़े भूखंडों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य कर दिया। स्ट्रक्चर की जानकारी एवं सहयोग के लिए जेडीए द्वारा जलदूत भी नियुक्त किए गए हैं। जेडीए ने 4 साल से सड़कों पर बरसाती पानी को भूमिगत करने के लिए 105 स्थानों पर स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए और 50 सरकारी भवनों में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और इस साल भी 50 स्ट्रक्चर और बनाने जा रहा है। और यही नहीं, राम निवास बाग और जवाहर सर्किल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर परिशुद्धित जल से इन उद्यानों में सिंचाई की जा रही है, जिससे प्रतिदिन करीब 20 लाख लीटर शुद्ध जल की बचत हो रही है। ये सब प्रयास भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। सरकार के साथ साथ हमें भी पानी बचाने पर ध्यान देना चाहिए। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। स्वागत है। ब्रेक के बाद जोधपुर आईजी डीसी जैन के पिता की टीए की बैठक आज राजधानी के मानसरोवर में आयोजित की गई। आदिनाथ भवन में आयोजित बैठक में परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के अलावा बड़ी संख्या में आईपीएस और आईएएस अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। टीए की बैठक में शिरकत करने वालों में डीजी जेल ओमेंद्र भारद्वाज, एडीजी अजीत सिंह, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त पवन अरोड़ा, आईपीएस राजीव दासौद, सुनील क्षौत्रिय, जेडीसी कुलदीप रांका, एसीएस उद्योग सुनील अरोड़ा, एसओजी के विशाल बंसल और अन्य अधिकारी शामिल रहे। इधर बीकानेर जेल की सुरक्षा में लगे एक पुलिस कांस्टेबल पर नशीले पदार्थ का व्यापार करने का आरोप लगा है। जेल प्रशासन की शिकायत पर बिछवाल थाना पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल राधेश्याम मीणा के क्वार्टर से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया, जबकि इस दौरान आरोपी कांस्टेबल मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी इंद्र कुमार के मुताबिक कांस्टेबल के क्वार्टर पर छापेमार कार्रवाई में 1 किलो 5 ग्राम नशीले पदार्थ से भरे कैप्सूल और 1 किलो 700 ग्राम कैप्सूल से भरा वाला पदार्थ बरामद किया गया। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ मिलने से आशंका जताई जा रही है कि आरोपी जेल में भी कैप्सूल की सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
समाजसेवी अन्ना हजारे के जनतंत्र मोर्चा ने आज श्री गंगानगर से अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर पब्लिक पार्क में आयोजित सभा में वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय, विश्व सूफी काउंसिल के चेयरमैन सूफी जिलानी भी मौजूद रहे। हालांकि रिटायर्ड जनरल वीके सिंह व्यक्तिगत कारणों से सभा में नहीं आ पाए। यहां सभा को संबोधित करते हुए अन्ना ने कहा कि पार्टी और पक्षों से ऊपर उठकर संविधान की भावना के लिए हमें सही लोगों को देश की बागडोर देनी होगी, जिसके लिए आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। जन लोकपाल के मुद्दे पर बोलते हुए अन्ना ने कहा कि इसके लिए देश के करोड़ों लोगों का एक होना जरूरी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबी के चलते राजस्थान में भी नस्लवाद पैदा हो रहा है, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि अन्ना की सभा में भीड़ नहीं उमड़ी, साथ ही सभा के आयोजकों को लेकर भी असंतोष दिखा गया। 1 करोड़ लोग संगठित हो गए, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान और आप होगे तिरंगा लेकर रास्ते पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, कोई हमारा उसमें स्वार्थ नहीं। दिल्ली के संसद से जन संसद बड़ी है। देश के आगे की नीति निश्चित करने के लिए दिल्ली में हम लोग जन संसद बुला रहे हैं। कि अब तो राजस्थान भी नक्सलवादियों के समर्थन के दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया है। अगर राजस्थान में नक्सलवाद पनप रहा है तो ये इसलिए नहीं पनप रहा है कि लोग जानबूझ के अपनी जान देना चाहते हैं, इसलिए पनप रहा है क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर हम घूस न दें तो हमारा इंटरव्यू में बुलावा नहीं आता, सिलेक्शन की तो बहुत दूर की चीज है। किसान देश में आत्महत्या कर रहा है। आंकड़ा कहता है कि हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत क्रेडिट लिमिट का आवंटन अब ऑनलाइन होगा। इसका मकसद साख सीमा आवंटन, बजट नियंत्रण, व्यय प्रक्रिया ऑनलाइन मुहैया कराना है। इसके लिए विभाग ने IFMS सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। वर्क्स अकाउंटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के पीछे विभाग की कोशिश बजटीय आवंटन पर प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता बरतना है। वित्त शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी निर्माण विभागों को क्रेडिट लिमिट आवंटन, बजट नियंत्रण, व्यय प्रक्रिया ऑनलाइन मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। निर्माण विभागों के विभागाध्यक्षों को वित्त विभाग से साख सीमा का ऑनलाइन आवंटन होने पर इनके द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को इसी प्रक्रिया से क्रेडिट लिमिट आवंटन किया जाएगा। नई प्रक्रिया के तहत खर्च सीमा भी निर्धारित की गई है। सभी भुगतान किए जाने वाले बिलों के वाउचर की एंट्री IFMS पर की जानी आवश्यक होगी। साथ ही भुगतान करने वाले सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित चेक का विवरण भी इस पर मुहैया करवाना होगा। और सीधा हम लिए चलते हैं हज हाउस के लोकार्पण कार्यक्रम में। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। जनाब ब्रजकिशोर शर्मा साहब, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री मोहतरमा नसीम अख्तर साहब साहिबा और अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल और साथ में राजस्थान राज्य हज कमेटी के मेंबर्स। तमाम मीडिया पर्सन से गुजारिश है आप अनुशासन बनाए रखें। और आप सभी हजरात से एक बार फिर दरखास्त, यहाँ वैल्यू पर जो चेयर्स हैं उन्हें ऑक्यूपाई करें, अपना स्थान ग्रहण करें कुर्सियों पर और व्यवस्था बनाए रखने में हमें सहयोग करें। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि महोदय हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आपका आगमन हो चुका है और राजस्थान राज्य हज कमेटी के सदर जनाब सलीम काजी साहब से हमारी दरख्वास्त है आप सूख की माला पेश करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को।
और इस कार्यक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं डरने से भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ध्यान रखें। 1, गर्भवती को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सामान्य से 1/4 ज्यादा। 2, माँ का पहला गाढ़ा दूध अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसे फेंके ना, उसे बच्चे को जरूर पिलाएं। 3, बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। और 4, बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से स्तनपान के साथ साथ उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। नया गार्नियर कलर नेचुरल्स, अब और भी बेहतर। ट्रस्ट ओनली द नंबर 1। टेक केयर। गार्नियर। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बीकानेर में चल रहा अखिल भारतीय खनिज धातु मजदूर महासंघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज संपन्न हो गया। 10वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में देश भर से 200 से ज्यादा मजदूर यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। अधिवेशन में महासंघ के महामंत्री रामदौर सिंह ने देश की मजदूर यूनियंस को मजदूरों के हित में काम करने का आह्वान किया। अधिवेशन के समापन समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। और चिकित्सा सेवाओं में जबरदस्त सुधार की कसौटी पर प्रदेश पूरी तरह खरा उतर रहा है। यूनिसेफ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधार से अब हर साल हजारों नवजात बच्चे और माताएं मौत के मुंह में जाने से बच रहे हैं।
यूनिसेफ ने जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 के एक साल के आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में सरकार की उम्मीद से कहीं ज्यादा कमी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों से एनआरएचएम की एमडी गायत्री राठौड़ खासी उत्साहित नजर आई। आंकड़ों के मुताबिक मातृ मृत्यु दर प्रति लाख 331 से घटकर 264 रह गया है, जबकि शिशु मृत्यु दर में जालौर जिले में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया। कंसिडरेबल फॉल इन एमएमआर है और मैं मानती हूं कि जो ये गवर्नमेंट के द्वारा इतने प्रयास किए जा रहे हैं, विशेषकर जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना जो कि इंसेंटिव दे रहा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, और जैसा आपने भी अभी इन दिनों देखा होगा कि स्टेट में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की संख्या में वृद्धि हुई है। जो पहले हमारी एनआरएचएम जब शुरू हुआ था करीब 28% थी और वो अब आकर के 80% हो गई है। तो ये एक इंडिकेटर है कि जो हमारा टारगेट था या जो हमारा लक्ष्य था उसकी तरफ हम एक अच्छी गति से चल तो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। इधर जयपुर में मेट्रो ट्रेन तय वक्त पर चल सके, इसके लिए आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री धारीवाल ने जयपुर मेट्रो के कार्यों में हो रही देरी के लिए डीएमआरसी एमडी मंगू सिंह से नाराजगी जताई। धारीवाल ने मंगू सिंह से कहा कि वो मेट्रो का काम 24 घंटे चलवाएं ताकि 1 अगस्त को जयपुर मेट्रो पटरी पर दौड़ सके। साथ ही धारीवाल ने कहा कि वो लगातार मेट्रो के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कहीं कोताही दिखी तो वो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उधर मंगू सिंह ने सुबह जयपुर पहुंचते ही मेट्रो के कार्यों को डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ देखा और कार्य में गति लाने के निर्देश कंपनी को दिए। बैठक में यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी एनसी गोयल, जेडीसी कुलदीप राका और डीएससी कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। नमस्कार, दिल से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो हर सिस्टम के हमेशा विद्रोह में रहे, भले वो सिनेमा के बने बनाए स्ट्रक्चर से हो या समाज के। जी मैं बात कर रहा हूं महेश भट्ट साहब की। भट्ट साहब, एक बात बताइए, आप जब इंडस्ट्री में आए तब से आज तक हमेशा आपने किसी न किसी मुद्दे को, किसी न किसी सिस्टम को ललकारा है, चुनौती दी है। ये बदलाव या ये स्वभाव ये कैसे, कब शुरू हुआ? जन्म के साथ ही ये कुछ फितरत जो चलती रही साये की तरह, और जब भी देखा अपने आप को भीड़ से अलग ही चलता हुआ पाया मैंने। मगर विरोध जो है वो समाज को जिंदा रखता है। मुझे याद है बहुत बड़े पत्रकार थे जिन्होंने जब मेरी पहली फिल्म देखी थी मंजिलें और भी हैं, जो मैंने 21 साल की उम्र बनाई थी, उसको देख के कहा था कि तुम विरोधी हो, तन्हा रहोगे,
मगर जब भीड़ में शामिल हो जाओगे तो तुम्हारा वजूद कहीं पर मर जाएगा। तो शायद तुम्हारा अकेला चलना ही ठीक है। तो जब भी हमने अपने आप को भीड़ से अलग किया और अपनी धुन में अब चलते रहे तो कुछ बात ऐसे दिल से निकली जिसने आवाम को छुआ और हमको भी सुकून प्राप्त हुआ उससे। तो फिर सब एक पूरी जर्नी रही, आपने कमर्शियल सिनेमा में झंडे गाड़े, आपने एक रियलिस्टिक सिनेमा में बहुत ही जिसको कहे हार्डकोर काम किया। अचानक मतलब ये पूरा सक्सेस का दौर चलते चलते एक दिन पता पड़ता है अब महेश भट्ट डायरेक्ट नहीं करेंगे, और जबकि ये एक ऐसा पेशा है जहां पे मतलब आखिरी दम तक की वो छूटता नहीं मुंह। ये देखिए, जो क्रिएटर होता है वो इरेजर भी होता है। अपने आप को मिटाना ही क्रिएशन का एक काम है। क्योंकि अगर मैं अभी ड्राइविंग सीट पर बैठा रहता डायरेक्शन की तो पिछले 15 साल में जो हमने हासिल किया ये संभव नहीं था। देखिए, ये बड़ी तकलीफ होती है हमको ये मानने में कि फूल उगता है, अपनी महक जो है वो गांव में फैलाता है और फिर मुरझाता है और मिट्टी में मिल जाता है। हर एक का जीवन ऐसा ही है, जो पैदा होता है वो मरता है और जो मरता है वो भी मर जाता है। ये अब 100 साल सेलिब्रेट करने वाले हिंदुस्तानी सिनेमा के, तो क्या हिंदुस्तान का सिनेमा जहां जहां खड़ा है उसके पीछे कितने बड़े बड़े महारथियों का योगदान है, कहां है? उनका जिक्र भी नहीं करते हैं। हाँ, एक फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि हमको हिस्टोरियन का काम दिया जाता है तो हम अपने जो एल्बम को देखते हैं पुराने, उसमें से कुछ हमारी मनपसंद तस्वीरें निकाल के बोलते हैं कि हाँ जी फलाना सिनेमा कमाल का था, फलाना सिनेमा कमाल का था। वो उस दौर का सिनेमा था, उसने उस दौर में अपना एक रंग दिखाया, अपने एक असर छोड़ा है, जिसके बल पे आज के जो लोग हैं यहां पर खड़े हैं। आज के लोग जो हैं अपनी बात कह के चले जाएंगे, फिर कोई और आएगा। यही तो होती है तकदीर है मुल्क की। एवरी जनरेशन कम्स विथ इट्स ओन सॉन्ग्स। और मैंने अपना गाना गाकर भरपेट हमने जो करना था किया, अब वो कर रहे हैं जो हमको सुकून देता है। हम लोगों की जिंदगियों को तराशते हैं और उनको संवारने से जो सुकून प्राप्त होता है वो उसका लुत्फ जो है अलग ही होता है। मतलब आपने 16 साल की उम्र से काम शुरू कर दिया था और मुहित की तरह 23 में शायद 20 साल की पहली फिल्म डायरेक्ट की थी आपने। आपके ऊपर सिनेमा का कौन से सिनेमा का असर था, किसका इंप्रेशन आपके जहन में था? भैया, हम तो एक हिंदुस्तानी जो मिली जुली तहजीब जिसका हम जिक्र करते हैं, हमारे पिता नागर ब्राह्मण, हमारी माँ शिया मुसलमान, महबूब खान का सिनेमा, के आसिफ का सिनेमा, गुरुदत्त का सिनेमा, वो जो एक गोल्डन ईरा था। होश संभाला तो मदर इंडिया देखी, मुगल आजम देखी, हकीकत देखी, गाइड देखी, ये सिनेमा। और फिर एक विदेश का सिनेमा, डेविड लीन, फ्रैंक कापरा की फिल्में ये देखी। तो कुछ हमारे जहन में एक कॉकटेल था, मगर हमारे लहजे में हिंदुस्तान था। हमें हिंदुस्तानी फिल्मों के, हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं, साहिर साहब के गाने, कैफी साहब के गाने, रफी साहब, मुकेश साहब, किशोरदा, लता जी, नूरजहां, ये सारी आवाजें हमारे जहन में आज भी गूंजती हैं। तो हमें तो तराशा उन लोगों ने, उनको महान कलाकारों ने हमें तराशा है और उनका रंग कहीं हम में शामिल है। कुदरत हमेशा नई क्रिएशन करती रहती है। हम जो अपने स्कूल और हमारे कॉलेजेस में एक मोल्ड के आधार पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने खोला हुआ है और हम एक किस्म के लोग बनाना चाहते हैं, मगर जब भी कोई फनकार बनता है अनोखा तो वो उस मोल्ड को तोड़ता है, उससे अलग चलता है। उसको आप क्रांतिकारी कहते हैं, उसको आप विरोधी कहते हैं, आप उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं और बहुत देर के बाद में आप थक के फिर उसको ईश्वर का एक दर्जा देते हैं। जब उसको आप ईश्वर का दर्जा दे देते हैं उसके साथ उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अगर वो शामिल हो गया उस खेल में, अगर वो ईश्वर बनने की लालच में फंस गया तो फिर तो गया।
बात तो ये हो कि एंड तक आपको भीड़ से अलग ही चलना चाहिए अगर आपको अपना इंडिपेंडेंट एक वजूद को जिंदा रखना। इसलिए आप हमेशा उस बंधनों से बचते चले गए। हाँ, क्योंकि लगता है कि ये कहीं किसी ग्रुप के साथ शामिल होने की क्षमता मेरे में है नहीं, और शायद यही वजह है कि मैं आज भी अपने अंदर कुछ जिंदा पाता हूं। कहो न कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में तू हमारा है, अंधेरे रास्तों का तू सितारा है। आपने अपने करियर में मतलब आमिर कहें, संजय दत्त कहें, तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ, विशेष के साथ जब शुरू हुई, तब आपने बड़ा डेस्परेटली ये तय किया कि नो स्टार्स। जी, ये हमारी बिल्कुल ये हमने डिसाइड कर लिया था कि देखिए लोग अक्सर बैसाखियां देते हैं लोगों को, मैं लोगों को पांव देता हूं। उस वक्त हमारे भाई को लगा कि क्या हो गया है इसको, भाई को एक तो डायरेक्शन छोड़ रहा है, ऊपर से बोलता है कि किसी स्टार के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे, हालांकि उस वक्त सब बड़े बड़े स्टार काम करने को तैयार थे हमारे साथ में। हमने कहा नहीं, अब हमको देखना है कि हमारे अंदर कितना दम है, कांपते हुए हो पैर हमारे अपने होने चाहिए। क्या बात है, हम उसके सहारे चलेंगे, नहीं होगा गिर के मर जाएंगे। मगर हमने देखा है कि बच्चा चलता है 2 कदम, गिरता फिर उठता है, क्योंकि वो जो गिरता है, वो जो तकलीफ होती है, वो जिल्लत जो होती है, वो उठाती है आपको। हम उठे, गिरे, फिर चले, फिर गिरे, चलते चलते हमने पिछले 15 साल में, 98 में मैंने डायरेक्शन छोड़ी थी, 15 साल में हमने अपने बैनर को एक जगह पहुंचा दिया है। सबसे ज्यादा कामयाब फिल्में हमने पिछले 10 साल में बनाई हैं। हम नए लोगों को मैक्सिमम हमने डिस्कवर किया है, हर क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में। शगुफ्ता रफीक जो हमारी एक राइटर हैं, वो बार में सिंगर थी, बेचारी रात को गाना गाती थी, दिन में स्ट्रगल करती थी। हमारे दफ्तर पे आ गई तो कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मगर मुझे लिखना आता है, जिंदगी जी मैंने, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उसके अंदर आंखों में मुझे तड़प नजर आई। आज उसने लाइन से 5 हिट फिल्में दी हमारे को। कौन सी यूनिवर्सिटी से आई थी वो? जिंदगी की यूनिवर्सिटी से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है नहीं। देखिए, हिंदुस्तान का आदमी की आवाम जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मगर समझदार बहुत है। तो ये सिनेमा जो है ये समझदार लोगों का मीडियम है। महबूब खान समझदार शख्स थे कि आज सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार थे। ये जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान की आवाम को छूने के लिए आपको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जाकर वहां से डिग्री प्राप्त करनी है। आपके पास अपनी तहजीब है, अपना अंदाज बयां है, अगर आपके अंदर किसी को छूने की कहीं पर तड़प है तो यकीनन आप छू पाएंगे। और ये मोहित ने किया है, ये शगुफ्ता ने किया है, ये हमने अपने दौर में किया है, और आगे भी हम जब भी किसी नए अपना आर्टिस्ट को ब्रेक देंगे, जब तक उसके अंदर ये तड़प नहीं होगी तब तक वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आपने डायरेक्शन छोड़ दिया एक पीक पे रहते हुए, पूजा जैसी शानदार एक्ट्रेस का एक्टिंग छोड़ देना कहीं आपको नहीं छोड़ा? पूजा ने कल ही बात कर रही थी मुझसे कि मैं एक कमाल का रोल करना चाहती हूं। मैंने कहा एक कहानी है जिसको लेकर तुम एक अपनी प्रेजेंस दोबारा जता सको दुनिया पर। तो उसके अंदर वो एक्ट्रेस मरी नहीं है अब तक, क्योंकि ये जो एहसास जो है ये ना बुझाए न बुझे और लगाए न लगे, वो कहते हैं ना ये इश्क ऐसा है, तो वो है जिंदा। मगर बोलते हैं ना कि कुछ देर तक वो गायब हो जाता है वो एहसास, और फिर
अचानक उसमें एक पूर्व जन्म होता। आशिकी हिट हो गई फिल्म, और आशिकी का जो पैटर्न